We are going to start with the बोहर्स एटॉमिक मॉडल। यस, हमने अभी तक बात करी है रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, डाल्टन्स मॉडल के बारे में। डाल्टन ने अपना मॉडल दिया था 1807 में, उससे 90 साल के बाद रदरफोर्ड थॉमसन ने अपना मॉडल दिया। बच्चे अपन ने थॉमसन की बात करी थी कि थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था 1897 में। यस, देन आफ्टर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया 1911 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, और फिर 1913 में हम जो बात करने वाले हैं, बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया उसमें क्या किया गया। देखो, बोहर ने जो द मॉडल ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल, इट सेज दैट कि बोहर मॉडिफाइड द रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसको बोहर ने बच्चे मॉडिफाइड किया। ही मॉडिफाइड द रदरफोर्ड मॉडल एज सम कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड के फेल्यूअर्स क्या थे, कि रदरफोर्ड ने हमसे कहा कि जो एटम होता है, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक स्पाइरल ऑर्बिट में आ जाता है, कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता है, और एक समय के बाद वो न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो जाएगा। यस, एंड व्हाइल इट्स कोलैप्स विद द न्यूक्लियस, तो बच्चे उस समय की कंडीशन ये बनेगी कि स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को रदरफोर्ड नहीं बता पाए। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पोस्टुलेट्स के साथ बोहर ने अपने मॉडल को प्रस्तावित किया। बोहर ने कहा, बोहर सेज टू यू कि एटम जो है, उन्होंने न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट दिया सबसे पहले कि देयर इज अ मैसिव पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इनसाइड द एटम। वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, दैट इज कंसिस्टिंग द न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन, उसने कहा, ठीक है। और इनके सराउंडिंग पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में सबसे पहले तो उन्होंने न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट बताया। ही गिव्स अस अबाउट द न्यूक्लियर कंडीशन, न्यूक्लियर सिचुएशन दी। फिर उन्होंने डिफरेंट ऑर्बिटल सिचुएशन दी। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस के थ्रू उन्होंने ये बताया कि अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। वो इस तरह से मूव करते हैं कि ये जो ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट का पर्टिकुलर मोमेंटम होता है, जो एंगुलर मोमेंटम mvr को उन्होंने हमको दिया किस फॉर्म में, nh/2π के फॉर्म में। दैट इज द डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ n, फॉर द डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ n, h/2π का जो रेशियो बनेगा, दैट विल गिविंग अस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ऑर्बिट्स। यस, यहाँ पर n फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अपन 1 रखेंगे, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 रखेंगे, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 रखेंगे, तो यहाँ पर हमको एंगुलर मोमेंटम मिलेगा इन इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। यस, तीसरी बात, उन्होंने हमको स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में समझाया। ही हैज गिवन द आइडिया अबाउट द स्टेशनरी ऑर्बिट, कि ऐसा ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है, बट ड्यूरिंग द रिवॉल्व, जब वो रिवॉल्व करता है ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन, ही द इलेक्ट्रॉन इज नाइदर इमिटिंग एनर्जी नॉर गेनिंग द एनर्जी। वो एनर्जी को ना तो रेडिएट करता है ना तो गेन करता है, वो अपनी पर्टिकुलर उसी ऑर्बिट में घूमता रहता है विदाउट किसी लॉस ऑफ एनर्जी के या विदाउट किसी गेन ऑफ एनर्जी के। सो उन्होंने कहा कि वो जिस ऑर्बिट में घूमता है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है और वहाँ पर वो एनर्जी का लॉस नहीं कर रहा है, सो दैट विल बी गिवन एज द स्टेशनरी ऑर्बिट। उस टाइप के ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। उसके बाद उन्होंने हमको फ्रिक्वेंसी कंडीशन दी। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को अब अपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करना है या दूसरे से पहले में जंप करना है, तो जब जंपिंग करेगा वो, तो उस जंप करते टाइम या तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रेडिएट करेगा या तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करेगा। तो ये जो सारी कंडीशंस उन्होंने दी, यहाँ पर उन्होंने फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में एनर्जी को बताया, दैट विल बी E2 माइनस E1। हम यहाँ पर लेके चल लेते हैं कि 2 से 1 में जा रहा है, मतलब हायर एनर्जी लेवल से अगर वो लोअर एनर्जी लेवल में आता है या लोअर एनर्जी लेवल से वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है, तो वो किस टाइप की एनर्जी का उसमें क्या होगा, एनर्जी का गेन होगा या एनर्जी का लॉस होगा। दिस ऑल द थिंग्स आर गिवन बाय द बोहर। उन्होंने इस तरह से अपने पोस्टुलेट्स दिए। तो चलिए बच्चे, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बोहर ने क्या किया। सो द बोहर मॉडिफाइड द रदरफोर्ड्स एटम मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर उन्होंने क्या करा, जो रेडिएशन की क्वांटम थ्योरी है उसके बेसिस पर ही मॉडिफाइड्स द रदरफोर्ड मॉडल। बच्चे, उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाइड किया एंड देन ही गिव्स सम पोस्टुलेट। द बोहर हैज एक्सप्लेन्ड द एटॉमिक मॉडल। उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल कुछ पोस्टुलेट 3 स्टेप्स में दिया, जो 3 स्टेप्स को हम कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल।
बोहर के एटॉमिक मॉडल के क्या क्या पोस्टुलेट्स हुए। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग बात करते हैं बोहर के फर्स्ट पोस्टुलेट के बारे में। व्हाट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्टुलेट बोहर ने कहा कि एवरी इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द डिफाइनाइट ऑर्बिट, एक पर्टिकुलर डिफाइनाइट ऑर्बिट में इन अराउंड द न्यूक्लियस वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में, जितने भी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अपनी पर्टिकुलर मोमेंटम के साथ ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं बच्चे, दे आर रिवॉल्विंग। सो द फर्स्ट पोस्टुलेट सेज टू यू an electron moves only in the certain circular orbit, this orbits are called the stationary orbits। stationary orbits क्या होते हैं बच्चे, stationary orbits are those orbits in which the electron neither release the energy or nor gain the energy, वो एनर्जी को ना तो रिलीज करेगा ना तो गेन करेगा, बट इट विल रिवॉल्व थ्रू आउट दिस ऑर्बिट। सो ऐसे ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। एंड जो यहाँ पर इनके बीच में जो कूलम फोर्स होता है, मतलब अगर हम बात करें कि सर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर पाथ, तो बच्चे अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उस पर कौन सा फोर्स एक्शन करता है, द फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। यस वी नो दैट कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, या अगर हमने पढ़ा है कि अगर हम टर्न लेते हैं, ठीक, क्लास 11th में हम लोग पढ़ के आए कॉन्सेप्ट, तो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन दिस सर्कुलर पाथ, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इस पर न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ से एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है बिटवीन दिस टू चार्जेस, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बिटवीन दिस टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू होता है। मींस द कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल बता रहे हैं बच्चे, तो हम उसको किस तरह से दे सकते हैं, वी कैन गिव इट इफ सपोज कि m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस m ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का मास अगर m है बच्चे, तो हमारे पास क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रहा है, यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पर q1 क्या है, q1 इज द this Ze for this nucleus and E is the charge for the electron। तो अगर हम इस चीज को मर्ज करते हैं तो वी आर गेटिंग mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze बाय r स्क्वायर। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं बच्चे, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू k Ze स्क्वायर बाय r स्क्वायर। यहाँ पर बच्चे मैं क्या करता हूँ, r की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, r की वैल्यू निकालता हूँ। इसको हम थोड़े टाइम के लिए याद रखेंगे। हमने क्या करा, r की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चे, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, r आ गया अपना ऊपर, तो ये हो गया k Ze स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। इस चीज को हम स्टोर करके रख लेते हैं। अभी हम बोलते हैं कि r जो है यहाँ पर इन दोनों के मतलब एक ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बोलेंगे। यस मगर ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हम लोग आगे जाकर और उसको प्रॉपर डिराइव करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। अपने सेकंड पोस्टुलेट में उसने कहा, फर्स्ट पोस्टुलेट में तो उसने ये कहा कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, और सेकंड पोस्टुलेट में वो कहना चाह रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, मींस द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रिवॉल्व इन ऑल दोज ऑर्बिट्स एज सजेस्टेड बाय द क्लासिकल थ्योरी, बट क्लासिकल थ्योरी के थ्रू जिन ऑर्बिट्स को सजेस्ट किया जाता है उसमें वो नहीं घूमते हैं, बट ओनली दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चे h/2 पाई के इक्वल होता है, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2 पाई वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट, तो उसी में घूमते हैं। मतलब इसका क्या कहना है कि जो L होगा वो mvr जो होगा बच्चे अपने, वो किसके इक्वल होगा, h/2 पाई इंटू n, मतलब nh/2 पाई में ही क्या होता है, ये रिवॉल्व करता है। तो अगर हम यहाँ से इसके एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, यस दैट विल बी इक्वल टू mvr। r यहाँ पर जो हो रही है जिस सर्कुलर ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस को लिया गया है बच्चे, ठीक है, एंड nh/2 पाई। तो यहाँ से अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं कि mvr इज इक्वल्स टू nh/2 पाई, तो बच्चे के यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस सर दैट इज nh/2 पाई, mv को हम नीचे लेकर आ गए। यस यहाँ मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूँ, और प्रीवियसली जो हमने इक्वेशन देखी थी कहाँ पर, फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर जो हमने इक्वेशन देखी थी बच्चे फर्स्ट पोस्टुलेट में, r इज इक्वल टू के Ze स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, इसको मैं देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप जरा देखेंगे ध्यान से, तो हमारे पास एक और कंडीशन बन रही है,
इसी इक्वेशन को मैं अगर अभी आर की वैल्यू निकालने से पहले बात करूँ तो क्या बनती वो बनती सर एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो इसको याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, क्या होगी 1/2 एम वी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ भी क्या हो गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये कुछ पॉइंट्स अपने को याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं फर्स्ट पोस्टुलेट की बात कर रहे हैं, और सेकंड पोस्टुलेट की बात करते ही करते हम लोग आगे बात करेंगे जो जिस रेडियस की बात कर रहे हैं इसको भी हम लोग निकालने का ट्राई करेंगे बच्चे। तो सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रिवॉल्व इन ऑल दोज ऑर्बिट्स एज सजेस्टेड बाय द क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी जो सजेस्ट करती है सारे ऑर्बिट्स को, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व नहीं करते हैं, बट वो किस में रिवॉल्व करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो जिनका मोमेंटम होता है, कितना होता है एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, मतलब nh/2π जो होगा, वेयर h इज अ प्लॉन्क कांस्टेंट, उसमें ही वो रिवॉल्व करेंगे। तो हमने कहा कि आई ओमेगा मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल टू mvr nh/2π। यहाँ से ये जो आर आया है बच्चे, एक आर ये आया है मेरे पास इक्वेशन 2 में और एक आर उधर आया, मैं अगर इन दोनों को कंप्लीट करता हूँ, अगर इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ अब कंपेयर करता हूँ, तो फ्रॉम यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, अगर इन दोनों को कंपेयर करता हूँ मैं, इक्वेशन 1 में आर की वैल्यू क्या थी बच्चे और इक्वेशन 2 में आर की वैल्यू क्या थी। इक्वेशन 1 में आर की वैल्यू थी हमारे पास के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, यस के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर थी हमारे पास बच्चे, और दूसरे में हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज एन एच अपॉन 2π एम वी आ रही है। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को जब मैंने कंप्लीट करा तो मेरे पास एक टर्म आ रही है v, यहाँ पर v क्या होगा, यहाँ जब अपन ने पहली फॉर्मेट करा, हमने पहले कहा यहाँ पर जब हमने प्रीवियसली गए, हमने फर्स्ट इक्वेशन की जो बात करी बच्चे, जरा देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन जब बनाई थी हमने, तो यहाँ पर हम जो बात करके आए हैं, हमने कहा कि जो ZE है ये तो चार्ज हो गया, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो हम यस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस। हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला निकालेंगे जो हमको किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिवॉल्व करेगा, किस स्पीड से रिवॉल्व करेगा वो देगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चे। हमने क्या करा यहाँ से v की वैल्यू निकालने के लिए, देखिए हम लोग v की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, ये v कैंसिल हो गया, इस v की वैल्यू निकालना है मुझे, तो v इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर v को मैं उधर पहुँचा देता हूँ, बाकी चीज़ें इधर ले आता हूँ, तो v के जेड ई स्क्वायर, ये जो 2m से m भी कैंसिल हो गया मेरा, 2π यहाँ पे आ गया, अपॉन में क्या आ रहा है बच्चे एन एच। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, v की वैल्यू आई हमारे पास, v की वैल्यू क्या आई बच्चे 2π के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ये जो होगी बच्चे दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दी, इसको हमने कहा कि ये क्या है, वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। अब हमने वेलोसिटी तो निकाल ली है, अब मुझे क्या करना है, रेडियस निकालना है, मुझे फॉर्म करना है कि जिस सर्कुलर ऑर्बिट में मान लीजिए कोई भी एक सर्कुलर ऑर्बिट ले लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस सर्कुलर ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, दैट आर आई हैव टू फाइंड आउट। तो मैं आर को फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रहा हूँ बच्चे, यहाँ पर देखो हमने प्रीवियसली यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी, r इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2π एम वी। यस इसमें v है, तो मैं क्या करता हूँ r इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2π m, और v की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है, v की वैल्यू हमने क्या निकाली है बच्चे, वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज 2π के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। तो इस वैल्यू को मैं उठाकर इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 2π के जेड है, किसकी वैल्यू है, v की है, तो एन एच ऊपर आ जाएगा बच्चे अपॉन 2π के जेड ई स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला बन के आता है, क्या फॉर्मूला बन के आता है हमारे पास यहाँ से रेडियस का बच्चे, देखेंगे हम लोग,
जस्ट अ मिनट। हम रेडियस का फॉर्मूला बना लेते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। यस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ, किसकी रेडियस निकाली है हमने, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस को फाइंड आउट करना है, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। यस, हमने ऑर्बिट की रेडियस को निकालने के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पर किया। अब हम आ जाते हैं इसी में आगे। तो इन्होंने क्या कहा बच्चे कि एंगुलर मोमेंटम और जो प्लांक कांस्टेंट होता है उनकी यूनिट सेम होती है, ठीक है, एंड द डायमेंशन भी सेम होगा जब यूनिट सेम होगी। सो द ऐसा यूनिट ऑफ द प्लांक कांस्टेंट इज जूल सेकंड, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, हमने डुअल नेचर में इस चीज को पढ़ा। एंड द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 l स्क्वायर t-1। यस, now as long as the electron revolves in this orbit it neither loses energy nor gains energy। मैंने अभी आपको कहा कि एनर्जी को ना तो लॉस होगा जब इस ऑर्बिट में, इस पर्टिकुलर रेडियस हमने जो निकाली है, इस पर्टिकुलर रेडियस के ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है बच्चे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन हो रहा है, ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को लॉस करेगा ना ही गेन करेगा, बट इट विल मूव। सो इस टाइप के जिस ऑर्बिट होते हैं ये स्टेशनरी ऑर्बिट है। तो हमने स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए रेडियस को फाइंड आउट किया बच्चे। नाउ द थर्ड पॉस्टुलेट उसने कहा, ही इज गिविंग इन हिज थर्ड पॉस्टुलेट। थर्ड पॉस्टुलेट में हमको ये बताया जा रहा है बच्चे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी ना तो गेन करता है, इट इज नाइदर गेनिंग द एनर्जी नॉर लॉसिंग द एनर्जी, मतलब एनर्जी का ना तो लॉस हो रहा है ना तो गेन हो रहा है। बट हाँ, आप अगर नोटिस करो तो देखो ये यहां था, यहां से जंप कर गया, मतलब ये हायर ऑर्बिट में आया और हायर से फिर लोअर, लोअर टू हायर। जब लोअर टू हायर जा रहा है या हायर टू लोअर आ रहा है तो क्या कर रहा है, अगर हम इस एरो को जरा ध्यान से देखें, देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ से ऊपर गया तो ये एनर्जी आई थी इसने गेन कर ली, और जब ऊपर से नीचे आएगा, देखो नीचे आया तो एनर्जी लॉस हो गई। यस, जब इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चे, अगर वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो इट रिलीजेस द एनर्जी, और जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो इट गेन्स द एनर्जी। सर आप इतनी देर से इस एनर्जी की तो चर्चा कर रहे हो, बट ये एनर्जी होगी क्या। यस, तो उसने अपने थर्ड पॉस्टुलेट में कहा कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, हायर से बच्चे, हायर एनर्जी लेवल से अगर लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है एंड द एनर्जी डिफरेंस इन द रेडिएट इन द फॉर्म ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। यस, वो फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है बच्चे। इट इज रेडिएटिंग द एनर्जी इन द फ्रीक्वेंसी न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट करता है। तो किस फॉर्म में रेडिएट करता है, सो दैट विल बी H2 E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 इक्वल्स टू H न्यू। क्या कहा, E2 माइनस E1 इक्वल्स टू H न्यू। तो सर ये तो हमने बात समझ ली कि ये इस फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है, बोहर ने अपने थर्ड पॉस्टुलेट में हमको यही कहा था कि इट इज रेडिएटिंग एनर्जी। अगर वो एनर्जी को या तो गेन करेगा या तो एनर्जी का लॉस करेगा। जब क्या होगा, लोअर टू हायर जाएगा, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट, हायर एनर्जी लेवल में जब वो जाएगा तो इट विल गेन द एनर्जी, बट जैसे ही हायर से लोअर में आता है इट विल रिलीज द एनर्जी। तो ये जितनी एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की, उसका जो डिफरेंस आएगा दैट कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट की फ्रीक्वेंसी के टर्म में बच्चे हम लोग उसको यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर ये जो एनर्जी है, हम इस एनर्जी को किस तरह से दे सकते हैं। ये जो एनर्जी हमारे पास आ रही है बच्चे, हम इस एनर्जी को किस फॉर्म में बता सकते हैं, क्या होती है ये एनर्जी। ठीक है, एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, तो हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, इलेक्ट्रॉन जो होता है जब वो रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, तो इसकी दो एनर्जी होती है। एक तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी,
इट इज possesses द काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है। पहले तो उसने बोला कि वेयर E2 इज द एनर्जी ऑफ द आउटर ऑर्बिट एंड द E1 इज द एनर्जी ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट। तो आउटर और इनर ऑर्बिट की तो एनर्जी है, मगर है क्या वो एनर्जी, तो हम वही बात कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात कर रहे हैं बच्चे अपन लोग, कि कितनी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो देखिए एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो होती है वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी जिस भी nth शेल में है, जिस भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, एन ऑर्बिट की, है ना। तो इट विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चे। तो एक तो हमारे पास क्या आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है, दूसरी हमारे पास क्या आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। तो बच्चे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लेके आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की क्या काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किस तरह से दे सकते हैं, वी कैन गिव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमने कहा कि दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है सर 1/2 mv²। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चे, मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जब हमने इक्वेशन 1 बनाई थी उस टाइम पर हमने बताया था कि 1/2 mv² विल बी इक्वल टू सर यस kZe² अपॉन 2, यस kZe² अपॉन 2r, यस। तो ये 2r हो गया अपना, इस चीज को अपन ने स्टोर करके रख लिया, यस। ये हमारे पास फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी हो गई है, दैट इज ये तो अपने पास क्या हो गई है, काइनेटिक एनर्जी हो गई है। अपन इसको स्टोर करके रख लेते हैं। अब क्या हो रहा है बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी आ रही है, यस। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस r डिस्टेंस पे आ रही है, क्योंकि r डिस्टेंस के ऑर्बिट में मूव कर रहा था, तो हमने कहा काइनेटिक एनर्जी तो ये हो गई, दैट इज द kZe² अपॉन 2r। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चे हम दे रहे हैं। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का, सर हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज K(Q1 Q2/R)। तो यहाँ पर अब जरा हम देखेंगे कि पहला Q1 क्या होगा, दैट इज द न्यूक्लियस, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज आएगा बच्चे, तो इस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज आएगा अपने पास, दैट इज Ze प्लस Ze होगा। और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसका चार्ज क्या होता है सर, दैट इज -E अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या लिया है, r लिया है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हो गई है, दैट इज K माइनस का Z K माइनस Ze² अपॉन r। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको निकालना है इसको, अपन इक्वेशन अभी 2 दे देते हैं यहाँ पर। तो वो जो एनर्जी है हम उसी एनर्जी की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन द ऑर्बिट क्या हो जाएगी बच्चे, वो हमने लिखा सर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ले रहे हैं। तो चलिए फटाफट इन वैल्यूज को यहाँ पर रखते हैं। वी आर गेटिंग द kZe² अपॉन 2r एंड माइनस kZe² अपॉन r। तो यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी एनर्जी सर, एनर्जी हमारे पास आ गई है दैट इज kZe² अपॉन 2r, बट माइनस में, यस। तो हमारे पास ये किसकी एनर्जी हुई, दैट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट
अब अगर हम यहाँ पर क्या करें बच्चे कि हमारे पास जो वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी, आर की, अगर हम उस आर की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, रेडियस की वैल्यू, बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, पर्टिकुलर ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस आर की वैल्यू को हम वहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ, अगर हम इस एनर्जी को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी के जेड माइनस ए के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, ये तो अपनी जगह पे है। अब अपने को आर की वैल्यू रखनी, तो आर की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी बच्चे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। यस, वही चीज को हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। क्या रखेंगे हम लोग, देखिए, तो यहाँ पर हमने उसको रखा, उल्टा हो जाएगा वो अपने पास, क्या हो जाएगा बच्चे, दैट विल बी 4 पाई स्क्वायर, यस, एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बन के आ रही है, देख लो, ये हो गया अपना कितना, 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, के का स्क्वायर हो जाएगा, तो एम को आगे लिख देता हूँ, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और आगे माइनस। तो दिस विल बी द एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन ऑर्बिट। यस, किसी भी गिवन ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, वो जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चे, रिवॉल्व करेगा, दैट कैन बी गिवन बाय ई एन इज इक्वल्स टू, जिस भी आप ऑर्बिट का नंबर यहाँ पर रखेंगे, 1 है 2 है, एन की वैल्यू रखेंगे, और फॉर द वैल्यू ऑफ एन यू कैन फाइंड आउट, एंड इन द टर्म्स ऑफ रेडियस, हमको रेडियस भी वहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है, हमको क्या वैल्यू रखना है, सिर्फ एन की वैल्यू रखनी है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना है, एंड यू विल फाइंड आउट द, और जो भी एटॉमिक नंबर आपको दिया होगा उस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एनर्जी एट दैट पर्टिकुलर शेल। उस पर्टिकुलर शेल में हम उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से बच्चे, ठीक है। सो बच्चों, आपने देखा कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम वही बोहर्स एटॉमिक मॉडल में किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या क्या टर्म्स होती हैं, क्या क्या वैलिड टर्म्स होती हैं, क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं, दे आर द वैलिड फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चे ग्राउंड स्टेट की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्राउंड स्टेट? क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन जस्ट नियर होता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो एक स्टेट में होता है, दैट स्टेट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट, मींस दैट इज द लोएस्ट एनर्जी state of any atom or the ion, that is called the ground state of the atom. उस एटम की ग्राउंड स्टेट कही जाती है जिस लोएस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बच्चे, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन है वो इंटरनली न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट पर है। अब वो ग्राउंड स्टेट से क्या होता है, अपनी नेक्स्ट स्टेट में जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट। यस, सो हियर अगर हम ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी की बात करें, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम जो होती है बच्चे, वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इसको दिमाग में रखेंगे हम लोग, -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होती है हाइड्रोजन के लिए। हीलियम के लिए हो जाती है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे, यस, तो हीलियम के लिए कितनी हो जाएगी, -54.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ठीक है, क्यों 4 होता है, Z की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये चेंज होती जाएगी, बाकी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की वैल्यू हम वैसी की वैसी रखेंगे, ठीक है। एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द लिथियम, अगर हम बात कर रहे हैं लिथियम आयन के लिए, दैट विल बी द -122.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट में, या हम बोल सकते हैं इसको कि जो ग्राउंड स्टेट होती है उसकी एनर्जी होती है, ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होगी उसको हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम एटम के लिए हमको ये सारी चीज़ें, इनके सारे आयन्स के लिए हमको यहाँ क्या मिल रही है, इनकी एनर्जीज मिल रही है, दैट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। देन आफ्टर हमारे पास टर्न आती है एक्साइटेड स्टेट। व्हाट इज द एक्साइटेड स्टेट? एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करेंगे, तो मान लीजिए जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड स्टेट से आउटर मोस्ट शेल में आता है, मींस अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे हमारा ये जो फोटोन है, ठीक है, फोटोन आ रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, दैट इज इन द ग्राउंड स्टेट कंडीशन।
जब वो ग्राउंड स्टेट से नेक्स्ट लेवल पे आएगा, मतलब नेक्स्ट लेवल मतलब हायर एनर्जी लेवल जो होगा, वहाँ की जो स्टेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? हम बोलते हैं बच्चे द स्टेट ऑफ द एटम अदर देन द ग्राउंड स्टेट, दे आर कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट। मतलब ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाना है उसको। ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाना है? अब हम ऊपर की बात कर रहे हैं। ग्राउंड स्टेट से जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिट में गया या उससे नेक्स्ट ऑर्बिट में गया, तो दैट विल बी गिवन एज द एनी, मतलब उसके ऊपर के किसी भी ऑर्बिट की ग्राउंड स्टेट का मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट है, जो लोअर एनर्जी लेवल है, उसके ऊपर जितने एनर्जी लेवल्स तक जाता है तो वो सारे ग्राउंड स्टेट कहलाते हैं। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जीज की अगर हम बात करेंगे तो ग्राउंड स्टेट में एन जो होता है वो 2 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सेकंड, मतलब एक तो ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के ऊपर जो होता है फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट, उसके बाद जाएगा बच्चे सेकंड, उसके बाद जाएगा बच्चे थर्ड, इस तरह से। जस्ट अ मिनट। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो होगा दैट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट है वो फर्स्ट ऑर्बिट, मैंने कहा ग्राउंड स्टेट ये है, सॉरी ग्राउंड स्टेट ये है, तो दैट इज द फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट के लिए एन क्या होगा? 2 होगा, सेकंड के लिए एन क्या होगा? 3 होगा, फिर थर्ड के लिए एन 4 होगा, और जितने भी आगे जाते जाएंगे तो एन नॉट प्लस 1 अपन करते जाएंगे, दैट विल बी द गिवन एज, मतलब प्रीवियस वन से एक प्लस कर दो, आप नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यूज जान लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की हम बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखो वर्ड आपको लग रहा है आयोनाइजेशन मींस दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दैट इज कॉल्ड, मतलब किसी भी एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाना है हमको, ग्राउंड स्टेट से उसको एक्साइटेड स्टेट में ऊपर लेकर जाना है, सो दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम और द आयन। उस आयन की आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है वो, मतलब कि उसको ग्राउंड स्टेट से जैसे इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेकर जाना है तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी गिवन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन के लिए होती है 13.6, मतलब ये क्या हुआ सर, एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट की थी वो कितनी थी? वो थी बच्चे -13.6। यस, अब आप देख रहे हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो रही है सर, दैट इज द +13.6। यस बच्चे, क्योंकि उसको उस एनर्जी से हटाना है तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे पॉजिटिव में, तो वो नेक्स्ट स्टेट में चला जाएगा। यस, ऐसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम के लिए भी क्या हो रही है, 50, सब प्लस में आ गई है अपने पास। ठीक है, देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल मींस दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी accelerated from the rest such that its kinetic energy becomes equal to its ionization energy। मतलब ये वो डिफरेंस होता है, दैट इज द डिफरेंस, ये वो डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल, यह एक पोटेंशियल डिफरेंस है थ्रू आउट विच द फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा बच्चे आपका, दैट मस्ट बी एक्सेलरेट, वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम रेस्ट सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी, उसकी एनर्जी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, एंड इट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एटम। ये क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है एटम का। किसी भी एटम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होता है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे, वो क्या होता है, अपनी जो उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हो जाती है और वो रेस्ट से एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल होगा हाइड्रोजन के लिए वो 13.6 होगा, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल जा रहा है बच्चे, और हीलियम का 54.4 होता है, क्योंकि अपन ने वही बात करी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी को जरा लेके जाओ तो दैट विल बी, अगर हम माइनस में बात करें तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की ही हम बात कर रहे हैं, कि मतलब ग्राउंड स्टेट से उसको ऊपर लेके जाना। अब एक्साइटेशन एनर्जी की बात करते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू, किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट से कोई भी अनदर एक्साइटेड स्टेट में आपको पहुंचाना है। वर्ड से ही समझ लो एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब कोई ग्राउंड स्टेट पर है, ये ग्राउंड स्टेट है, अब ग्राउंड स्टेट से मुझे इस इलेक्ट्रॉन को किसी नेक्स्ट स्टेट पर पहुंचाना है, तो उस स्टेट तक ले आने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी गिवन एज द एक्साइटेशन एनर्जी। बच्चे वो क्या कहलाएगी? आपकी एक्साइटेशन एनर्जी। तो एनर्जी ग्राउंड स्टेट की हाइड्रोजन की कितनी है? -13.6। अब एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर आएंगे वो होगी -13, -3.4। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा बच्चे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा कितना होगा? -3.4 -13.6। यस, तो दैट विल बी गिवन एज दी 10.2 वोल्ट। ठीक है, 10.2 वोल्ट होगा और दैट विल बी गिवन एज द एक्साइटेशन पोटेंशियल। ये अपना एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा, और इसको जब एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा बच्चे अपना
मतलब आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। किस किस के बीच का डिफरेंस निकालना है बच्चे, आपको डिफरेंस निकालना है किसका, ये मान लो अपना N2 है और ये N1 है ना, ग्राउंड स्टेट N1 होता है, N1 से N2 जाना है तो अपन क्या करेंगे, N2 माइनस N1 करेंगे, N2 माइनस N1 की एनर्जी इसमें डिफरेंस कर देंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी में, तो वी विल गेट द, मतलब जो उनकी एक्साइटेड स्टेट की जो भी एनर्जी होगी उसकी, उस एनर्जी का डिफरेंस होगा, दैट विल बी गिवन यू एज द एक्साइटेशन एनर्जी और द एक्साइटेशन पोटेंशियल। जब इसको एनर्जी में लिखूंगा तो मैं क्या कर दूंगा 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कर दूंगा, जब पोटेंशियल में लिखना है तो दैट विल बी गिवन एज द 10.2 वोल्ट। नाउ बच्चे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो वही एक्साइटेशन पोटेंशियल है कि दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू आउट विच द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम द रेस्ट सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी बनती है वो एक्साइटेशन एनर्जी के इक्वल, मीन्स इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक्साइटेशन एनर्जी के अगर इक्वल होती है, ठीक है, तो जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है, मतलब ग्राउंड स्टेट से कोई भी एनी स्टेट में अगर वो मूव करेगा तो दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द स्टेट, उस स्टेट का एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है बच्चे, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेशन के लिए अपन ने देखा, हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है, ये एनर्जी होगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा 10.2 वोल्ट, मैंने अभी आपको कहा, ठीक है। तो एक एक्साइटेशन एनर्जी होती है और एक होता है एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक ग्राउंड स्टेट अपन ने बात करी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बाइंडिंग एनर्जी और द सेपरेशन एनर्जी क्या होगी, मतलब कि आपको कोई इलेक्ट्रॉन है बच्चे, उस इलेक्ट्रॉन को हमको सेपरेट करना, वी हैव टू सेपरेट दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, जहाँ जिस भी स्टेट में वो बैठा हुआ है उस स्टेट से उसको सेपरेट करना है, दूसरे स्टेट पर लेकर जाना है अगर, या हम उसको इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना चाहते हैं एटम से, सो दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट, एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट तक ले जाने में जो हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर सम पर्टिकुलर एन, किसी भी पर्टिकुलर एन की वैल्यू के लिए, सो दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द स्टेट। मतलब मैंने क्या कहा कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट कितनी हो जाएगी, दैट विल बी गिवन एज द 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। बच्चे ये आपको जाना पहचाना लग रहा है, यस, क्योंकि हमने जब बात करी थी प्रीवियसली आयोनाइजेशन एनर्जी की, यस, तो आयोनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी हम सेम यहाँ पर रख रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को वन स्टेट टू अनदर, किसी भी स्टेट में, मतलब ग्राउंड स्टेट से किसी भी स्टेट तक ले जाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और जब हम बात कर रहे थे किसकी, बाइंडिंग एनर्जी की, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू अनदर स्टेट। आयोनाइजेशन में हम ग्राउंड से किसी भी अपर स्टेट पर लेके जा रहे हैं, अब यहाँ एक स्टेट से दूसरे, मतलब मान लो कि हमने क्या करा, ग्राउंड स्टेट क्रॉस करके 1 पे ले आया, अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जहाँ भी जाना है उसको, तो वहाँ जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट विल बी गिवन एज द बाइंडिंग एनर्जी। आयोनाइजेशन में आपको क्या करना होता है, ग्राउंड से ऊपर जाना होता है, ग्राउंड से किसी भी नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए लगती है जो एनर्जी, वो आयोनाइजेशन होती है। और जब हमको यहाँ पर क्या लग रहा है कि अब हमको 2 लेवल से 3 पे जाना है, 3rd ऑर्बिट से 4th ऑर्बिट पे जाना है, तो अलग अलग जब हम एक्साइटेशन, एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरी एक्साइटेड स्टेट तक जाने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट विल बी गिवन एज द, वो मिनिमम एनर्जी इज द बाइंडिंग एनर्जी और द सेपरेशन एनर्जी, हमने उसको सेपरेट किया। नाउ बच्चे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि nth ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी बोहर मॉडल में। यस, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। सो द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth Bohr's orbit can be calculated by using the first two postulates of the Bohr model. Yes sir, हमने पहले ही करा है, ठीक है। हम किस तरह से बोलते हैं इसको, तो we can say that कि as we know that the v, मतलब वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है बेटा, nh/2 पाई m r n, ठीक है। एम आर अपन ने निकाला था, ये अपनी वेलोसिटी हो गई। अब अगर हम इसको देखें तो हमने क्या करा, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा vn की जगह पे, तो mvr = nh/2 पाई है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, आर एन की वैल्यू निकाल रहे हैं। हमने रेडियस की बात करी थी, रेडियस = n² h² 4π² kz² इंटू m या kmz², सो दैट विल बी गिवन एज द रेडियस। अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर हम लोग बच्चे किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं, तो अगर हम आर एन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम वेलोसिटी क्या मिलती है हमको, दैट इज 2πkze²/nh, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी है। अब यहाँ से एक और हम काम कर सकते हैं, हम इस वेलोसिटी में ऐसा कर सकते हैं बच्चे
कि 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच, ये तो अपन ने लिखा हुआ है। इसमें मैं सी का मल्टीप्लाई और सी का डिवाइड कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बच्चे, मैं यहाँ पर सी का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और सी का डिवाइड कर रहा हूँ। और अब इसको क्या करता हूँ, मैं अलग अलग कर देता हूँ थोड़ा सा। मैंने क्या करा, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, ये सारी के सारी टर्म्स मेरे पास कांस्टेंट है, ये सारी की सारी टर्म्स मेरे पास कांस्टेंट है अभी, है ना। अब मैंने कहा यहाँ हो गया मेरे पास सी इधर, और मैंने ये एक जो n है इस c को n के साथ रख लिया, है ना, और h को यहाँ रहने दिया। अब मैं बोलता हूँ कि फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास z क्या होता है बच्चे, हमारे पास z होता है 1। z क्या होता है बच्चे, हमारे पास 1 होता है। तो अगर मैं उस 1 को यहाँ पर रखता हूँ तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास सर वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन सी। अब हमारे पास z नहीं है, तो मतलब हमारे पास हाइड्रोजन के लिए ये जो सारी वैल्यूज है दे आर बिकमिंग एज अ कांस्टेंट, यस। और इनटू में हमारे पास क्या आ रहा है, c बाय n आ रहा है, यस। n की वैल्यूज हम चेंज करते जाएंगे। तो हमारे पास बच्चे जो v आ रहा है यहाँ पर, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम अल्फा एज अ कांस्टेंट बोलते हैं। अल्फा c बाय n हमारे पास हो गया। ये जो अल्फा होता है, दिस अल्फा इज कॉल्ड द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है बच्चे, इस फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू हम बोलते हैं 1/137। अल्फा की जो वैल्यू हम निकालेंगे, अगर इन सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो वी विल गेट 1/137। ये आपके अल्फा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो बस आपको अगर हर बार वेलोसिटी निकालना है तो 1/137 इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट आपको रखना है, और एन जो भी स्टेट पर हम बात कर रहे हैं उस स्टेट पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमारे पास इजीली निकल के आ जाएगी। तो दिस फॉर्मूला विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू फाइंड आउट द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एनी स्टेट, ग्राउंड स्टेट में हो, एक्साइटेड स्टेट में हो, हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेलोसिटी फॉर्मूले में। हमको क्या लगेगा, हाँ, अगर हाइड्रोजन के लिए ये फॉर्मूला सिर्फ हम एप्लीकेबल होगा बच्चे जब हाइड्रोजन के लिए बात करना है, हाइड्रोजन एटम के लिए। फिर अगर हमारे पास हो रहा है तो फिर हम z की वैल्यू चेंज करते हैं, तो हमारे लिए ये फॉर्मूला यूजफुल वहां पर नहीं रहेगा। ठीक है बच्चे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर्ड ऑर्बिट। अब वो इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए। तो अगर हम उस टाइम पीरियड की बात करते हैं, मींस द टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन द given orbit, in the nth orbit. So that can be given by Tn is equals to 1 upon frequency, and that will be given as Tn is equals to n cube h cube upon 4 pi square k square z square e to the power 4 m. Yes, this is the formula for the time period. टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जितना टाइम लगेगा बच्चे, दैट टाइम पीरियड means the complete one revolution, the time taken by the electron to complete one revolution throughout the nth orbit. यहाँ पर बस आपको n की वैल्यू रखना है और z की वैल्यू रखना है, and you will be getting the time period for this. Yes, now we are talking about the energy of an electron in the nth orbit. तो हमने अभी बात करी थी कि एनर्जी क्या होती है बच्चे। सो हम बोलेंगे द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन एज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब बच्चे हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उसकी nth ऑर्बिट में हम निकालते हैं। तो हमने निकाली एनर्जी, हमने क्या कहा कि काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट में क्या होगी, के एन, nth ऑर्बिट की है, इसलिए हम बोलेंगे 1/2 mv²। यस, ये 1/2 mv² किसके इक्वल होता है बच्चे, दैट विल बी गिवन एज kZe² बाय 2r। यस, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 1/2 mvn² जो हो रहा है हमारा उस ऑर्बिट में वेलोसिटी। अब फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट पोस्टुलेट जो बोहर की अपन ने देखी थी, फर्स्ट पोस्टुलेट की उस इक्वेशन से हमने क्या देखा था, mvn² इक्वल्स टू kZe²/rn। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 1/2 mvn², तो 1/2 kZe²/2rn, ये अपन ने निकाला था बच्चे। देन आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, दो हैं, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम दे सकते हैं k q1 q2/r। यस, अब हमारे पास q1 क्या है, इस अगर हम पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए बात कर रहे हैं बच्चे, तो ये जो न्यूक्लियस है इस पे चार्ज प्लस है और इसका चार्ज होगा प्लस Ze और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e।
ठीक है। तो हमने क्या कहा यहाँ पर जब दोनों वैल्यूज रखी तो वी आर गेटिंग फाइनली यू एन इज इक्वल्स टू माइनस के जेड ई, है ना। अगर इसको इस तरह से लिखे तो हम इस तरह से लिखें माइनस ई बाय आर, जो भी एन अपना ऑर्बिट है उसकी रेडियस। तो अब जब इसको रखते हैं तो इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वी आर गेटिंग दैट इज माइनस 1/2 के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन हो जाएगी हमारे पास, दैट इज द एनर्जी। अब अगर हम यहाँ पर इस आर एन की, मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं आर एन की। जो आर एन की वैल्यू है वो हमने निकाली थी 4 पाई, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट की रेडियस निकाली थी बच्चे हमने। तो 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। यस, हम इसको यहाँ रखते हैं तो वी आर गेटिंग फाइनली द एनर्जी। फाइनली एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चे हमारे पास, एक तो फाइनली एनर्जी का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, दैट इज द माइनस 2 पाई स्क्वायर के जेड के स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। और अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं तो दैट विल बी गिवन एज माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो जाएगी बच्चे। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से इसको हम वैल्यू रखेंगे। और जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जिस भी पलटी हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जितने ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाएंगे जेड की वैल्यूज बस आपको चेंज करती जानी है और एन की वैल्यूज आपको चेंज करती जानी है। ठीक बच्चों, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन सेज टू यू द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम इज 15 वोल्ट अपने को दिया हुआ है। फाइंड द थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द एटम। थर्ड एक्साइटेशन स्टेट पर जो पोटेंशियल होगा वो अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे कि सबसे पहले जो हमारा एटम है, हम जो बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन के लिए, वो ग्राउंड स्टेट से पहले तो हम फर्स्ट स्टेट तक लेके जाएंगे। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 15 वोल्ट। ओके, मतलब एनर्जी कितनी होगी, 15 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो गई। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको यहाँ n इज इक्वल्स टू अपन ने लिया 1 से n इज इक्वल्स टू 2 तक लेकर जाना है अपने को बच्चे। n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 2 तक अगर हम लेकर जाते हैं इसको, तो इस समय पर यहाँ पर जो एनर्जी दी हुई है दैट E1 अपने को दिया हुआ है दैट इज 15। मतलब अगर हम E1 की बात करें तो वो 15 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो गया बच्चे। ठीक है, जो एक्साइटेशन एनर्जी हो गई है वो 15 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है अपने पास। अब हम बात करते हैं यहाँ से इसको यहाँ तक ले जाने के लिए हमको कितना काम करना पड़ा, तो हम उस एनर्जी की बात करते हैं कि E1 कितना होगा। तो E1 होगा बच्चे हमारे पास माइनस ऑफ E अपॉन N2 स्क्वायर माइनस ऑफ E अपॉन N1 स्क्वायर। यस, तो हमारे पास जो E1 की वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो आ रही है E, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो वी आर गेटिंग द E इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस माइनस का है ना प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर। सो हमारे पास जो E1 की वैल्यू यहाँ पर बन के आ रही है बच्चे वो कितनी आ रही है, 2 टू 4। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा 3/4 E। यस, ये तो हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट स्टेट की एनर्जी आ गई। फर्स्ट स्टेट की एनर्जी कितनी हो गई बच्चे, दैट इज दी 3/4 E। अब हमारे पास E1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो हम यहाँ रख दे तो हम क्या बोल सकते हैं, 3/4 E इज इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इसको हम इक्वेशन 1 लगाकर अभी सेट कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है कि फर्स्ट स्टेट पर तो हम आ गए हैं, अब फर्स्ट से थर्ड जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट से कहाँ जा रहे हैं, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट पर जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने क्या करा है यहाँ पर कि अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन को है हम फर्स्ट n इज इक्वल्स टू 1 से, मतलब फर्स्ट की n2 है, n2 से लगाकर हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं बच्चे, इसको थर्ड एक्साइटेशन स्टेट पर ले जा रहे हैं। n इज इक्वल्स टू कहाँ पर लेके जा रहे हैं, 4 पे। थर्ड एक्साइटेशन स्टेट के लिए ये 4 होता है। यहाँ पर हमको इसका E निकालना है, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, इसका E निकालना है बच्चे। ठीक है, ये थर्ड एक्साइटेशन स्टेट की हमको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो हमने कहा कि अगर हम n इज इक्वल्स टू 1 से डायरेक्ट n इज इक्वल्स टू 4 पर जंप करते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 4 पर जंप करते हैं, तो हमारे पास जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी E3। तो E3 को अगर हम लोग निकालते हैं बच्चे तो E3 कितना हो जाएगा, दैट विल बी माइनस ऑफ, ठीक है, E अपॉन N3 का स्क्वायर। ठीक है, जो भी थर्ड स्टेट पे अपन ने लिया है दैट इज N4 का स्क्वायर ले लेते हैं, N4 का स्क्वायर माइनस देन इट विल बी
माइनस ई अपॉन n1 का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज अगर हम रखते हैं E3 के लिए, तो E3 के लिए कितना हो जाएगा E ओके बाहर, दैट इज अगेन -1/4 का स्क्वायर 16 प्लस 1/1 हो गया अपने पास। तो ये E3 कितना आ गया अपने पास बच्चे, E3 आ गया अपने पास 15/16 इंटू E। यस, ये इक्वेशन 2 हो गई अपनी। ये इक्वेशन 1 थी अपनी 3/4 E इज इक्वल्स टू 15 EV, और अपने पास इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हुआ था, और अपन ने क्या करा, इसको रखा E1 इज इक्वल्स टू 3/4 E अपनी वैल्यू आई थी। और अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड स्टेट के लिए देख रहे हैं, तो E3 की वैल्यू आ रही 15/16 E। तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट स्टेट से बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन से अगर 3/4 E की वैल्यू निकालूं, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 इंटू 4/3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, है ना। नाउ इक्वेशन 2 हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमको ये निकालना है, एक्साइटेड एनर्जी निकल जाएगी तो एक्साइटेड पोटेंशियल ले जाएगा। थर्ड स्टेट की एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं, सो दैट विल बी 15/16, ठीक है। ये अपना कितना आ रहा है 15/16, और E की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, E की वैल्यू के लिए अपन ने यहाँ पर क्या निकाला था, दैट विल बी गिवन एज 15 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, तो 15 3/4, ठीक है। तो 4/3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा E की वैल्यू 15 इंटू 4/3। तो अपन 3 से क्या क्या कट रहा है, ये कट रहा है 3 5 ज़ा 15, 4 से कट रहा है 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, ठीक है। 15 5 ज़ा 75/4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो अपने पास एनर्जी आ गई। तो एक्साइटेड पोटेंशियल क्या हो गया, एक्साइटेड पोटेंशियल फॉर द थर्ड स्टेट कितना हो गया बच्चे 75/4 वोल्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप किस तरह से यूज करेंगे, पहले फर्स्ट स्टेट की निकालेंगे, उससे कंपेयर करेंगे, देन आफ्टर हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेट की निकालने जाएंगे। अब आ जाते हैं बच्चे हम लोग, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। बोहर was successfully explained the emission spectrums for the hydrogen atom। क्या हुआ था, रदरफोर्ड उन स्पेक्ट्रम को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो उन्हीं स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन एटम के जो स्पेक्ट्रम थे उन्हें बोहर ने, नील बोहर वॉस डिस्कवर्ड, उन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, और इसके लिए 1922 में उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। उन्होंने सारे स्पेक्ट्रम की सीरीजेस को बच्चे क्या हुआ था एक्सप्लेन किया था। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं व्हेन अ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम लाइन इज इमिटेड व्हेन एन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट in an excited level to a state in a lower excited level और the ground level पर अगर जाता है तो वो क्या करता है, फोटोन इमिट करता है। तो ये जो इमिशन हो रहा है यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो सीरीज बनी हुई है हमारे पास, दैट इज द स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में जो सबसे पहली सीरीज आती है हमारी लाइमन सीरीज आती है बच्चे, जो कि अल्ट्रावायलेट रेंज की होती है, जो कि फर्स्ट स्टेट ग्राउंड स्टेट पर बात की जाती है। अगर हम ग्राउंड स्टेट से सेकंड स्टेट पर जाने की बात करते हैं तो वहां पर बामर सीरीज देखने को मिलती है। बामर सीरीज जो होती है बेटा वो विजिबल रीजन की होती है, दैट इज द विजिबल रीजन, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर से, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम इसकी हमको देखने को मिलती है। देन उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, विजिबल रीजन में 7000 एंगस्ट्रॉम तक हम बात कर रहे हैं। देन उसके बाद अगर हम थर्ड स्टेट पर जाते हैं तो पाश्चियन सीरीज होती है, दैट इज नियर इंफ्रारेड होती है, और फार इंफ्रारेड होती है ब्रैकेट, और दो और उससे ज़्यादा फार इंफ्रारेड होती है कौन सी, पी फंड। तो मतलब क्या हुआ कि इन तीनों के अलावा इन दो सीरीज को, इंफ्रारेड के लिए दो सीरीज को भी, जो ब्रैकेट थी और जो पी फंड सीरीज थी, इन दोनों को भी बोहर मॉडल के थ्रू एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया गया, प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर। तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, देखिए लाइमन सीरीज हो रही है, जब ग्राउंड स्टेट 1 के लिए बात कर रहे हैं, जहाँ पर एनर्जी कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होती है। बामर सीरीज पर 3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होती है। एक्साइटेड स्टेट पर आ गए हम ग्राउंड स्टेट से, फिर हम गए पाश्चियन पे, फिर हम गए ब्रैकेट पर, फिर गए पी फंड पर। इस तरह से एनर्जी लेवल्स में भी चेंज आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज लिमिट्स की। सीरीज लिमिट क्या होती है, तो द लाइन ऑफ एनी ग्रुप हैविंग द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स एंड द मिनिमम वेवलेंथ। अगर मिनिमम वेवलेंथ हो बच्चे और मैक्सिमम एनर्जी हो फोटोन की, देन अगर मैक्सिमम जो होती है एनर्जी अगर फोटोन की होती है और मिनिमम वेवलेंथ होती है, तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड द सीरीज लिमिट। वो जो ग्रुप कहलाता है वो क्या कहलाता है बच्चे,
सीरीज लिमिट कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वेवलेंथ ऑफ द फोटोन की। तो फोटोन की जो वेवलेंथ हो रही है, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन वो कितनी होगी, ठीक है। जो डी एक्साइटेशन मतलब ऊपर से नीचे आते टाइम में जो हो रहा है, क्या हो रहा है, डी एक्साइटेशन हो रहा है एटम का। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट से नीचे की तरफ आ रहा है बच्चे। कहाँ आ रहा है, एक्साइटेड स्टेट से जब वो नीचे की तरफ आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे हम। सो इफ सपोज हमने कहा कि E इनिशियल इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द एटम बिफोर सच अ ट्रांजिशन ऑफ EF is its final energy after the transition than the photons energy. Okay, तो हमने कहा कि that will be given as h nu is equals to EI minus EF initial minus final. ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि h nu can be given as EF minus, उल्टे से ऊपर नीचे से ऊपर अगर जाने की बात करें तो इस तरह से हम लोग दे सकते हैं बच्चे इसको। तो हमने सबसे पहली बात क्या करी, h nu is equals to, अब यहाँ पर हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बच्चे, तो हमने जो एनर्जी की बात करी थी, एनर्जी का हमने फॉर्मूला लिखा था बच्चे। हमने एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, एनीवन कैन गिव मी। देखिए क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने पढ़ा है एच न्यू इज इक्वल्स टू, हमारा जो फॉर्मूला बनता है दैट इज 2 पाई, जो फॉर्मूला हमारा बन रहा है दैट इज 2 पाई स्क्वायर एम, यस, के स्क्वायर एम इंटू, हाइड्रोजन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए z को हम क्या ले रहे हैं, 1 ले लेते हैं। तो के स्क्वायर इंटू, जब z हमने क्या लिया है, 1 लिया है, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, के स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 4 हम लोग बात कर लेते हैं। और यहाँ पर अपना था एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो मैं एच स्क्वायर को यहाँ पर रखता हूँ और 1 बाय एन स्क्वायर को बाहर कर लेता हूँ। अगर मैं एनर्जी के सिंपल फॉर्मूले का, तो अभी मैंने क्या बात कर रहा हूँ, फाइनल टू इनिशियल जाने की बात कर रहा हूँ, या इनिशियल टू अगर फाइनल हम लोग जाते हैं, तो जब इनिशियल टू फाइनल जा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है बच्चे, हम लोग यहाँ पर इसको ले लेते हैं एन आई, ठीक है, माइनस यही पूरी की पूरी इक्वेशन एम के स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन एफ हो जाएगा। यस, तो जब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो हमारे पास जो एच न्यू की वैल्यू आती है वो कुछ इस तरह से आती है 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू, अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ रखोगे तो आप देखोगे सर कि माइनस में बातें जा रही है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से चेंज कर रहे हैं, 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ से क्या देखते हैं, जब इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं तो ये जो एच है इसको हम इधर ले आते हैं और इसमें सी का मल्टीप्लाई और सी का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो उससे हमारे पास क्या हो रहा है बच्चे, हमारे पास वेवलेंथ जो आ रही है वो वी बार हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी न्यू बाय सी, न्यू बार अपना हो गया न्यू बाय सी, और एच इधर आ गया तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई टू दी पावर 4, ये तो अपन ने एनर्जी के फॉर्मूले से निकाला था, अपॉन एच क्यूब इंटू सी जो है वो मैं यहाँ ले आता हूँ और अपना हो गया 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये जो क्वांटिटी हमारे पास बन रही है, ये जो बन रहा है दैट न्यू बाय सी दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे दैट 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर। अब यहाँ पे जो आर आया है ये बामर सीरीज के लिए हमको बताया गया है। अगर हम बामर सीरीज की बात करते हैं तो हम सेकेंड स्टेट पर जाते हैं, तो हम अभी अगर एन आई हमारा 2 लेते हैं तो फाइनल उसके बाद ऊपर हम जितने पे जा रहे हैं उसकी वैल्यू वहाँ पर रख सकते हैं। तो अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू बाय सी। ये जो कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है बेटा, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिडबर्ग कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू होती है, हमने रखा रिडबर्ग कांस्टेंट की आर, दैट विल बी 1 अपॉन 2। हम सेकंड स्टेट बामर सीरीज में बात कर रहे हैं, बामर सीरीज जो होती है वो सेकंड स्टेट की होती है, विजिबल रीजन की होती है, तो 2 स्क्वायर अपॉन एन, जो भी हमको नेक्स्ट लेवल पे आना है उसकी हम वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एन की वैल्यू हम 3, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, जहाँ तक, क्योंकि सेकंड है, सेकंड से ऊपर जाना है हमको, तो 2, 3, 4, 5 हम इस तरह से वैल्यूज रखते जाएंगे। सो ये आर इस जो आर हो रहा है हमारा दैट इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज द इनवर्स ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट और द फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन में, जो इस ट्रांजिशन में जितने भी
इलेक्ट्रॉन या जो हमारी जो लाइट है या जो फोटोन इमिट हो रहे हैं ये उनकी वेवलेंथ है बच्चे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूजिंग द रिलेशन E इज इक्वल्स टू एस सी बाय लैम्डा वी कैन फाइंड द फोटोन एनर्जीज, हम फोटोन की एनर्जीज निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। यस, जैसे अगर अपन ने बात करा एन फर्स्ट लेवल का है, फिर सेकंड लेवल का, थर्ड लेवल का, तो उनकी एनर्जीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो E इज इक्वल्स टू एस सी बाय लैम्डा, इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो एच सी को हम क्या करेंगे 1 बाय लैम्डा के साथ इंटू कर देंगे। 1 बाय लैम्डा की वैल्यू क्या है, आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन आई माइनस एन एफ, है ना। तो वही अपन ने करा है यहाँ पर, बस हमारे पास क्या आ गया है, हमने एच सी का इंटू कर दिया, तो एच सी आर एच सी बाय 2, बामर सीरीज के लिए बात हो रही है इसलिए 2, एन की वैल्यू 2 होगी, और जो सेकंड एन ऑफ 3 4 5 जितना हम रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग हम इस सीरीज के लिए एनर्जी लेवल्स निकाल सकते हैं। तो एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला क्या आ गया बच्चे, ई एन इज इक्वल्स टू माइनस आर इंटू एच सी बाय एन स्क्वायर, दैट इज द अनदर फॉर्मूला। अब आप एन की वैल्यूज जो है 1 2 3 जितनी भी रखोगे उसके अकॉर्डिंग यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की आप एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब उस द वेवलेंथ्स दैट करस्पॉन्डिंग टू द अदर, जो भी अनदर स्पेक्ट्रल होंगे, जैसे अनदर स्पेक्ट्रल सीरीज हो रही है हमारे पास, जैसे लाइमन सीरीज, पास्चन सीरीज, कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला सिमिलर, जो हमने बामर सीरीज के लिए फॉर्मूला यूज करा है सेम फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। या आप तो सिंपल सा फंडा याद रखो बेटा कि क्या करना है, 1 अपॉन एन आई माइनस 1 अपॉन एन एफ अपने को फाइनली में देखना है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लाइमन सीरीज के लिए। लाइमन सीरीज क्या होती है बच्चे, लाइमन सीरीज जो होती है, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम ग्राउंड स्टेट से ऊपर की बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट हमारी जो होगी इनिशियली होगी, यहाँ पर उसकी एन की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 रखी है, और जो दूसरा एन है मतलब ये एन आई हो गया, और जो एन एफ हो रहा है वो हम लोग क्या दे सकते हैं 2 3 4, हम इस तरह से इसको आगे इसकी वैल्यूज दे सकते हैं। लाइमन सीरीज जो होती है बच्चे, जो लाइमन सीरीज होती है इसमें जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होती है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होती है। और दूसरी बात, लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन की सीरीज होती है। वो सीरीज किस रीजन की होती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन की। हमारे पास सेकंड थिंग आ रही है पास्चन सीरीज। बामर की हमने बात कर चुके हैं इसलिए हम डायरेक्ट पास्चन पे आ रहे हैं। बामर में हमने यहाँ पर 2 रखा था, पास्चन में आ रहे हैं तो थर्ड है, एन की वैल्यू 3 होगी। एन आई इज इक्वल्स टू हो गया बच्चे अपना 3 एन स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर रखेंगे यहाँ पर, और जो एन है अपन एन मतलब एन फाइनल की वैल्यू हम लोग चेंज करते जाएंगे 4 5 6। जो पास्चन सीरीज होती है बच्चे ये नियर इंफ्रारेड रीजन की होती है, क्योंकि बामर सीरीज विजिबल रीजन की होती है इसलिए हमने विजिबल रीजन में बात करी थी। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पास्चन सीरीज की बात कर रहे हैं, जो कि नियर इंफ्रारेड रीजन की सीरीज होती है बच्चे, है ना। और इसी के बाद हम ब्रैकेट सीरीज पर अगर जाते हैं तो हम ब्रैकेट सीरीज को क्या दे सकते हैं, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर, इसकी अगर हम वेवलेंथ निकालना चाहें तो आर रिडबर्ग कांस्टेंट। अब एन जो हो जाएगा एन आई यहाँ पर हो जाएगा बच्चे अपना 4 हो जाएगा, और उसके ऊपर के सारे 5 6 7 हम इस तरह से चलते चले जाएंगे, ठीक है बच्चे। देन आफ्टर अगर हम ब्रैकेट सीरीज में यही बात करें तो देखिए आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, क्योंकि एन यहाँ पे एन इनिशियल क्या हो गया, फोर्थ एनर्जी लेवल से आ रहे हैं, फोर्थ नंबर का जो एक्साइटेड लेवल है हम उस पर बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर एन की मतलब थर्ड एक्साइटेड लेवल के लिए जो बात होगी वो होगी एन की वैल्यू 4 होगी, और उसके ऊपर हम लोग बाकी इनको आगे बढ़ाते चले जाएंगे बच्चे। देन जो लाइमन सीरीज होती है इन द दैट इज द अल्ट्रावायलेट रीजन, मैंने आपको बताया। ब्रैकेट सीरीज जो होती है बच्चे वो फार इंफ्रारेड रीजन की होती है, ठीक है। पास्चन सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन की होती है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड रीजन की होती है, और पी फंड भी इंफ्रारेड रीजन की होती है। जब हम पी फंड के बारे में बात करते हैं तो पी फंड में हम क्या करते हैं बच्चे, पी फंड के लिए हम लोग एन इज इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, एन आई इज इक्वल्स टू लिया जाता है 5। तो अगर हम पी फंड की बात करेंगे तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर 1 बाय 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पर जो हम एन की वैल्यूज लेंगे वो कहाँ से आएगी, 6 7 8 के ऊपर आएगी, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कितनी, ब्रैकेट सीरीज की बात हो गई। हमने सारी सीरीज देखी, लाइमन बामर पास्चर, लाइमन भी देखी, बामर भी देखी, पास्चन सीरीज भी देखी, और हमने कौन सी देखी है, पी फंड सीरीज, ठीक है। जो फंड सीरीज है उसमें हम क्या बात करते हैं, इनिशियली एन कहाँ होगा, 5 पर होगा, मतलब हम फोर्थ नंबर की एक्साइटेड स्टेट से बात करते हैं। और लाइमन में हम कहाँ से बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट से बात करते हैं, जो एन इज इक्वल्स टू 1 से बात करते हैं। नाउ बच्चे वी आर टॉकिंग अबाउट द रिडबर्ग कांस्टेंट। हमने जो रिडबर्ग कांस्टेंट की बात करी है, हम इस रिडबर्ग कांस्टेंट को एक अनदर फॉर्म में भी दे सकते हैं। वी कैन आल्सो गिव द रिडबर्ग कांस्टेंट एज r इज इक्वल्स टू m e टू द पावर 1 एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH3। जब हम रिडबर्ग कांस्टेंट में हम k की वैल्यू को एक्सपांड करेंगे, सारी वैल्यूज रखेंगे, जब k की वैल्यू रखेंगे हम, ठीक है, उसके बाद
ई की वैल्यू रखेंगे, अगर हम ई की टर्म्स में निकालना चाह रहे हैं तो ठीक है, और जो सारी वैल्यूज रखेंगे तो तब हमको जाकर यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी एम ई टू द पावर 1 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच टू द पावर 3। और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है बच्चे हमारे पास, हमने रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू पढ़ी है दैट इज 1.97 इंटू 10 टू द पावर 7। यस, तो ये जो बात कर रहे हैं हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यूज हमने दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो हम m ले रहे हैं दैट विल बी द गिवन एज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ m की जो वैल्यू रखेंगे हम बच्चे क्या रखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, वी आर हैविंग अ क्वेश्चन, हमारे पास एक अच्छा सा क्वेश्चन आने वाला है बच्चे। तो कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज। आपको साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन में आपको ये बताना है व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन व्हाट रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डस ईच सीरीज लाई। आपको मतलब ये बताना है कि ये जो लाइमन सीरीज से हम लार्जेस्ट और द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में लाई करने वाला बच्चे, किस रीजन में होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर हमको वेवलेंथ निकालना है तो वी आर यूजिंग द फॉर्मूला, जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो दैट इज 1/r² और 1/r इंटू 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू 1 लाइमन सीरीज है तो दैट विल बी 1², ठीक है, माइनस 1/n²। यस बच्चे, दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर यूजिंग फॉर द लाइमन सीरीज। यहाँ पर जो n होगा, n कैन बी गिवन एज द 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, जब हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करेंगे फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए बच्चे हमारे पास जो n होगा दैट विल बी इंफिनिटी। तो हम यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे बच्चे, हम इंफिनिटी रखेंगे। तो इंफिनिटी रखना है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 1/λ लिख लेते हैं। 1/λ इज इक्वल टू r। r जो रिडबर्ग कांस्टेंट है बच्चे, इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हम लेंगे 109678 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने ले ली इसकी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू ले रहे हैं हम लोग क्या ले रहे हैं, सेंटीमीटर इनवर्स में ले रहे हैं, इनटू हमारे पास क्या आ रहा है 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। ये तो हो गया 0 बच्चे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 1/λ की, दैट इज 109678। यस, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रही है। हमको क्या चाहिए है, हमको चाहिए है लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/109678। यस, 109678 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू बच्चे। और ये जो लैम्डा की वैल्यू होगी ये होगी हमारे पास 9.11 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। तो इसको हम बोल सकते हैं 9.11 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सॉरी 911.7 होगा ना, 911.7 एंगस्ट्रॉम होगी इसकी वैल्यू। अब ये तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ गई, कितनी आ गई बच्चे, 911.7 एंगस्ट्रॉम आ गई अपने पास। अब हम लोग जाते हैं किस पर बच्चे, लार्जर। ठीक है, उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, एक तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोली उसने, शॉर्टेस्ट और तो लार्जेस्ट निकाल लेते हैं। अब फॉर लार्जेस्ट वेवलेंथ, फॉर लार्जेस्ट वेवलेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए बच्चे, जब लार्जेस्ट वेवलेंथ की हम लोग बात करेंगे तो लार्जेस्ट वेवलेंथ में हम लोग क्या लिखेंगे, अगेन बस n इज इक्वल टू हम लिख लेंगे क्या, यहाँ पर अब उससे ऊपर जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1/λ इज इक्वल्स टू, अब r की वैल्यू हमने क्या रखी थी पीछे, दैट विल बी द सिमिलर इन सेंटीमीटर 109678। ठीक है, तो हम लोग वही रख देते हैं 109,678 इंटू 1/1² माइनस 1/2² हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 1/λ, देखिए दैट इज 109678
9678 और यहाँ हो जाएगा बच्चे अपने पास कितना 3/4 हो जाएगा। यस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग 1/λ की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वी आर गेटिंग 8 जस्ट अ मिनट 82258.5 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो हमको यहाँ से क्या करना है बच्चे, अपने को अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो इसको 1 ये अपना सेंटीमीटर में आ गया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर दिस लैम्डा, जब हम इस लैम्डा की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर लैम्डा आ रहा है दैट विल बी 1215.6 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो गया। तो ये कितना हो गया 1215.6 एंगस्ट्रॉम हो गया बच्चे। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो लार्जेस्ट वेवलेंथ आ रही है वो 1215.6 एंगस्ट्रॉम आ रही है और जो शॉर्टेस्ट आ रही है बच्चे अपने पास वो कितनी आ रही है, दैट इज 911.7 एंगस्ट्रॉम। तो हमको ये पता है कि जो यूवी रीजन होता है उसकी 10 एंगस्ट्रॉम से लगाकर 4000 एंगस्ट्रॉम तक की रेंज होती है। तो यस, दिस टू वेवलेंथ्स आर लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, यूवी रीजन में लाई करेंगे। ठीक है, नाउ हम लोग देखते हैं बच्चे, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है, find the wavelength of the radiation required to excite the electron in lithium plus ion from the first to the third Bohr orbit। मतलब क्या बोल रहा है बच्चे, जो लिथियम आयन है, मतलब डबल आयोनाइज्ड लिथियम आयन है, इस डबल आयोनाइज्ड लिथियम आयन को हमको ग्राउंड स्टेट से थर्ड स्टेट तक पहुंचाना है। मतलब n = 4 तक पहुंचाना है, कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से। ठीक है, एक्साइटेड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट, सॉरी n = 2 आपको n = 4 पर इसको लेके जाना है। अगर हम इसको बात करें, अगर हम इसको इस तरह से दें कि n हमारे पास 1 है और n यहाँ 3, मतलब 1 से 3 डायरेक्ट हम बात कर लें तो उतनी एनर्जी की बात होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, इस कंडीशन में सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर जो लिथियम के लिए Z होगा, Z इज 3, Z अपने को कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है बच्चे। और n की वैल्यू क्या हो रही है, 1 से कहाँ जा रही है, 3 तक जा रही है। 1 से 3 तक के बीच में बात कर रहे हैं हम लोग, 1 to 3 के बीच की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा फॉर्मूला है वेवलेंथ वाला, उसको हम क्या करते हैं, 1/λ = रेडबर्ग कांस्टेंट। अब जब रेडबर्ग कांस्टेंट की हमने बात करी थी बच्चे, तो हमने हाइड्रोजन एटम के लिए लिया था उसको, और हाइड्रोजन एटम में Z = 1 रखा था, तो अपन ने Z को 1 करके हटा दिया था वहाँ पर। बट यहाँ पर हमको Z इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो इट विल बी Z²। ओके, एंड 1/(n1) ले लेते हैं, -1/(n3) की बात कर रहे हैं, और इनके स्क्वायर। ओके, तो हमने क्या करा, वैल्यूज यहाँ पर रख दो। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अपन ने कितनी पढ़ी है, द वैल्यू ऑफ द रेडबर्ग कांस्टेंट हम यहाँ पर रखेंगे 1.097 इंटू 10⁻⁷। ओके, Z है 3 का स्क्वायर इंटू ये हो रहा है आपका 1/1² -1/9², 3 सॉरी, तो 3 का 1 हो जाए, ये हो गया 3 का 9 हो गया, तो ये हो गया 1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू 9 इंटू यहाँ पर हो रहा है बच्चे अपने पास 9 LCM, और दैट बिकम्स 8, है ना। ये दोनों कैंसल आउट होगा हमारे पास आ रहा है 8 7 32, सॉरी 8 7 36, कैरिड आउट आया कितना 5, 72 + 5 77, ठीक है, 8 1 8 इंटू 10⁻⁷ हो रहा है। तो मतलब अपने पास कितना आ रहा है बच्चे यहाँ पर आंसर, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो अपने पास आंसर आ रहा है
7 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। किसकी वैल्यू आई है? 1/λ की आई है वैल्यू बच्चे। अब हम क्या करते हैं, इसको हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट वी शुड डू हियर, वी शुड पुट द वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यू आई है 8.77 इंटू 10⁻7 0.77 इंटू 10⁻7 को यहाँ रख दिया, दैट विल बी इन द मीटर होगी बच्चे अपने। तो ये अपने पास अप्रॉक्स अपने को वेवलेंथ कितनी देगा, 1/8 अपने 10⁻⁻7 तो हो गया यहाँ पर अपने पास, ठीक है। और अपने पास आंसर आएगा अप्रॉक्स 0.13 समथिंग 134 समथिंग आएगा। तो हम लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 134 एंगस्ट्रॉम आ रही है आपकी वेवलेंथ। ओके बच्चे, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एटॉमिक कोलाइजन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? एटॉमिक कोलाइजन की बात कर रहे हैं। एटॉमिक कोलाइजन क्या होता है? जब दो एटम्स क्या होते हैं, कोलाइड करते हैं, मींस in such the collisions they assume that the loss in the kinetic energy of the system is possible only if it can excite or ionize, वो excited हो या ionize हो। मतलब जब एटम्स क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, उस समय पे कोलाइजन हो रहा है, एटम्स का जब कोलाइजन हो रहा है, उस कोलाइजन को हम किस तरह समझेंगे कि सपोज हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, एक एटम है, ठीक है, और ये कोलाइजन हो रहे हैं, दैट इज द कोलाइजन। एक हाइड्रोजन एटम है, वो रेस्ट में है इन द ग्राउंड स्टेट एंड द फ्री टू मूव, ये फ्री है मूव करने के लिए। तो जब ये कोलाइड होते हैं, वाइल दे आर कोलाइडिंग, तो हमको उस कोलाइजन के समय पे इसकी रिकॉइल स्पीड कैलकुलेट करना है बच्चे हमको, कि क्या रिकॉइल स्पीड होगी। रिकॉइल स्पीड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ऑफ द एटम एंड द इमिशन ऑफ अ फोटोन। जब दो एक दूसरे से जब उनका क्या होगा, टकराव होगा, तो जब वो टकराव होगा तो वहाँ से क्या होगा, फोटोन रिलीज होगा। तो उस फोटोन की हमको एनर्जी चाहिए। तो सबसे पहले हमने बात करी मोमेंटम ऑफ द फोटोन, तो हमने कहा mc इज इक्वल्स टू h/λ, mc mass of photon and the c is the speed of photon, that is the speed of light, and h/λ is the wavelength। हमने कहा कि जब क्या हो रहा है, ये जो फिक्स्ड है, तो मास ऑफ एटम है, हाइड्रोजन एक जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है अगर आता है, तो क्या हो रहा है, जो अपने पास एनर्जी होती है, दैट काइनेटिक एनर्जी कैन बी गिवन एज द एनर्जी क्या होती है, 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो जाती है फर्स्ट स्टेट में जाने पर, जो डिफरेंस आता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर जब रिकॉइल होगी, ये वेलोसिटी क्या होगी, जब टकराने के बाद ये रिकॉइल होगा, तो रिकॉइल होने के समय जो फ्री होगा, जो एटम होगा, दैट विल बी फ्री टू मूव। तो ये जो लैम्डा हम बात कर रहे हैं, लैम्डा डैश, दैट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन होगा, उसका फ्री स्टेट में मूव करने के लिए होगी। तो अकॉर्डिंग टू द मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम बात करें, तो जो mv होगा, ठीक है, दैट विल बी h/λ डैश। यस, ये इसका लैम्डा डैश हो गया अपने पास मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। अब अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे, तो हम बोल रहे हैं 1/2 mv² प्लस hc/λ डैश, जो काइनेटिक एनर्जी प्लस ये हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है बच्चे, कि जब हम देख रहे हैं कि मास ऑफ एटम वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू किसके, फोटोन के, तो हम 1/2 mv² को क्या करते हैं, यहाँ पर नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि फोटोन का जो मास आ रहा है हमारे पास वो कम है एटम के मास के कंपैरिजन में। तो hc/λ डैश की वैल्यू कितनी होगी, 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो गई बच्चे। और hc/λ डैश अगर हम देखें तो h/λ डैश क्या होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो गया हमारे पास। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, अगर हम इसको mv से कंपेयर करेंगे, hc/λ डैश mv के इक्वल है, तो mv इज इक्वल्स टू 10.2 hc। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10.2/mce volt। तो दिस इज द टू फाइंड द वेलोसिटी, दैट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द एटम वाइल कोलाइजन। जब कोलाइजन होता है तो रिकॉइल करेंगे, तो जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी, वो रिकॉइल वेलोसिटी हम कैसे दे सकते हैं, रिकॉइल स्पीड हम दे सकते हैं 10.2/mc इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। जो रिकॉइल स्पीड होती है किसी भी एटम की, वो कितनी होती है, 10.2 बाय मास ऑफ एटम इनटू द स्पीड ऑफ फोटोन। ओके बच्चे।